हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माई सेल्फ सोमनाथ पलीचा हियर। हम लोग बात कर रहे थे 12th स्टैंडर्ड के 5वें वाले चैप्टर को लेके, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आई होप ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है पढ़ने के लिए। फाइन। हम लोग बात कर रहे थे इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को लेके इन द प्रीवियस लेक्चर्स, राइट, जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुकी है आपको पता ही है, देख लो। ऑलरेडी डिस्कस इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग बात कर चुके हैं, फिर को डोमिनेंस को लेके बात कर चुके हैं, मल्टीपल एलिलिज्म को लेके बात कर चुके हैं, एंड लीथल जीन को भी लेके हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोज 4 टॉपिक्स, दोज 4 एग्जाम्पल्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। को डोमिनेंस में हम लोगों ने बात किया था, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था AB ब्लड ग्रुप को लेके, राइट, AB ब्लड ग्रुप को लेके बात किया था। इसके अलावा हम लोगों ने और भी एग्जाम्पल्स लिए थे। मल्टीपल एलिलिज्म के लिए भी मैंने यही रखा था, राइट, कैसे IO, राइट, फिर IA, IB, एम आई राइट। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल आई के फॉर्म में, राइट। रिसेसिव पार्ट, डोमिनेंट, दिस आर दो डोमिनेंट जीन्स, यस और नो, एंड दिस वन इज अ रिसेसिव जीन। ये बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी इस टॉपिक में। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कहता है प्लियोट्रोपिक जीन? ये कहता है कि सिंगल जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स। ठीक से सुन लेना, मैंने क्या बोला है, सिंगल जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर, देख लो, ओके। सिंगल जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर, बार बार रिपीट करा, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको कैसे समझ में आ जाएगा इसका? फॉर एग्जाम्पल हम लोग को 3 एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ने हैं, इसके अलावा हम लोग को एनिमल्स भी पढ़ना है, ओके। एनिमल्स में हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्गेनिजम्स को लेके, दैट इज ह्यूमन बींग्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पी प्लांट में ऐसा कौन सा जीन है जो कि ये कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसी के अलावा वो और भी कई कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे कि अ जीन विच कंट्रोल द फ्लावर कलर, ओके। द जीन विच कंट्रोल द फ्लावर कलर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ द सीड कोट एंड द रेड स्पॉट ऑफ द लीफ एक्सिल, ओके। ये आपको 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू द पी प्लांट। बात समझ में आ रही है? Okay, again, a gene which is responsible for controlling the flower color is responsible for influencing the other characters like color of the seed coat and the red spot on the leaf axils. ये हमको एक ध्यान में रखना एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो आपके पास है वो है ड्रोसोफिला। समटाइम्स क्वेश्चन कैन ऑकर फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, ओके। आई म्यूटेशन, सी वाइट आई म्यूटेशन वाला ड्रोसोफिला रिजल्ट्स इन द डीपिगमेंटेशंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखना है, रिजल्ट्स इन द डीपिगमेंटेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हियर। इसके अलावा हमको और भी कई चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे कि हियर सी रिसेसिव जीन फॉर द वेस्टिजियल विंग्स ऑल्सो अफेक्ट्स सम अदर कैरेक्टर्स एज फॉलोज। जैसे कि क्या क्या चीजें इंफ्लुएंस हो रही है, देख लो, ये 5 कैरेक्टर है। फर्स्ट, टाइनी विंग्स लाइक बैलेंसर बिहाइंड द विंग्स, ये कैरेक्टर में इंफ्लुएंस हो जाएगा, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, सर्टन ब्रिसल्स ऑन द विंग्स, इसको भी कंट्रोल करेगा। व्हाट आर ब्रिसल्स? दोस लाइक यू कैन से हेयरी लाइक सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एग प्रोडक्शन इज लोअर्ड, कम हो जाएगा। उसके बाद लॉन्गिटिविटी भी अफेक्टेड हो जाएगा, ओके। मतलब क्या, जो उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये इतना सारा प्रॉब्लम हो सकता है एक जीन के वजह से। सी, वन जीन एग्जिबिट मेनी कैरेक्टर्स, इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? कभी कभी ये जो इन्फ्लुएंसिंग होता है अदर कैरेक्टर्स को, वो कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हो ओके टाइप भी होता है, या फिर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसलिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? म्यूटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉटन प्लांट इज द थर्ड एग्जाम्पल ओवर हियर। क्या बोल रहा है? जीन फॉर लिंट इन कॉटन influences the other characters also like height, size, then size of what? Size of ball, okay, number of ovules ये affect होते हैं, and then viability of the seed also matter कर जाता है। तो ये रहा आपके सामने आज के टॉपिक का 3 एग्जाम्पल्स। ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, ओके। नीट के क्वेश्चंस बनेंगे, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लियोट्रोपी जीन्स, ओके। मतलब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो प्लियोट्रोपी जीन्स के लिए सूटेबल है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके आपको नीट में क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक भी वर्ड इधर का उधर होने वाला नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट,
जो हम लोग बात करने वाले आज के टॉपिक में डिटेल्स में, वो है सिकल सेल एनीमिया। देखेंगे ये कैसे होता है, यहाँ पे म्यूटेशन भी आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया को लेके। एंड एनीमिया का मतलब क्या हो जाता है, एनीमिया का मतलब बॉडी में खून का कमी हो जाना, क्या होना, खून की कमी हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। लेकिन यहाँ पे जो सिकल सेप लिखा है, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ सिकल सेप, ओके, ऐसे होता है ना, दिस इज हाउ द सिकल सेप लुक लाइक। तो हमारा जो आरबीसी नॉर्मली होता है वो ऐसे रहता है, ठीक है। अब इसका क्या हो गया सिनेरियो, देखो बदल के ये सीधा सिकल सेप में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो सकता है ऐसा रीजन जिसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया हमको देखने मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको कॉमनली क्या कहते हैं, PKU के नाम से भी पूछा जाता है, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस को लेके बात करेंगे जिसके वजह से एक एंजाइम बनता है। अगर वो बॉडी में एंजाइम नहीं बना तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये हम लोग चेक करेंगे इसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस फॉर्मेशन होता है जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, आर दोज ग्लैंड्स विच pour their secretions into the duct and from duct it will be carried to the various parts of the body from the blood, okay। तो ये बात आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी रहेगा, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। तो देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस में। जैसे कि मैंने बोला तुम लोगों को, थिक म्यूकस फॉर्मेशन होता है तो ऐसे सारे डक्ट्स वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो ब्लॉक हो जाता है थिक म्यूकस के कारण। और क्या रिस्पॉन्सिबल है जो कि थिक म्यूकस क्रिएट कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में घूम रहे रहेंगे, फाइन। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी के लेक्चर में। तब तक आप क्या कर लो, इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो अपने नोटबुक में। हेलो स्टूडेंट्स, चलो फिर बात करते हैं हम लोग इन ह्यूमंस 3 प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया, देन फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड देन सिस्टिक फाइब्रोसिस को लेके। वो दोनों जो टॉपिक है उसको थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। सॉरी, सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस करते हैं। सॉरी, ठीक है। इट इज एनीमिया। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात करते हैं, आरबीसी ऑफ humans, okay। hemoglobin are made up of 2 alpha polypeptide chain, ठीक है। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ रहता है एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। Total how many polypeptide chain? Total will be the 4 polypeptide chain, okay? Total 4 polypeptide chain, ठीक है। कितने चेन प्रेजेंट रहेंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट रहेगी और ये दोनों मिलके बनता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हम लोग बात करें नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में, ओके। नॉर्मल किसके बारे में बात चल रही है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में बात चल रही है। तो दिस इज द सीक्वेंस, ओके, फॉर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ओके। जीन जो होता है, जीन फॉर दिस, हाउ इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड, HbA, ओके। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, HbA। दिस इज अ नॉर्मल जीन फॉर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। मतलब क्या, इसमें कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन एंड A स्टैंड फॉर द लाइक नॉर्मल जीन, फाइन। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए हमको, सिकल सेल एनीमिया समझने के लिए हमको एक बोल सकते हैं टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट म्यूटेशन। देखो आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, म्यूटेशन मालूम है ना किसने दिया था, ह्यूगो डी वैरिस। मैंने ये नाम पहले भी यूज किया था।
term mutation was given by the Hugo de Varis. He has done the experiment on Ornithera lamarckiana, that is a unique prime rose. इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने बताया था कि there is a sudden change in a sequence, okay, that is in the genetic material can leads to the mutation. और फिर मैंने ये भी बताया था कि mutation can be a good mutation or it can be the bad mutation also, depend करता है. Coming to the next part, आज का टॉपिक जो है point mutation है. Point mutation मतलब क्या? There is a छोटा सा चेंज, ओके, जस्ट अ चेंज, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन सिकल सेल एनीमिया. पॉइंट म्यूटेशन हम लोग बात करेंगे इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. किसमें होता है? पॉइंट म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. कैसे बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन? इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, राइट? तो चलो बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, ओके. काउंट करते हैं हम लोगों ने कितने अमीनो एसिड बनाए. 1 2 3 4 5 6 7. हम लोगों ने कितने अमीनो एसिड बनाए? 7 अमीनो एसिड बनाए. अप्रॉक्सीमेटली बना के रखा हूँ, ठीक है. और हर एक के 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड. 1 2 3 4 5 6, मोर देन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन. बात समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाता है, हमेशा इन नॉर्मल सिचुएशन there is at 6th position, okay, at 6th position there is a presence of glutamic acid. क्या प्रेजेंट रहता है वहां पे? ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट रहता है. बात समझ में आ रही है? ओके. सो पॉइंट म्यूटेशन किधर होने वाला है? at 6th position. नोट क्या बोलता है? कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड इज GAG, ये उसका कोड है, ओके, विच कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड. बात समझ में आ रही है? अभी क्या हो गया? ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, सी, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन देयर इज चेंज इन कोड, ओके. 6th position code becomes GUG, okay, GUG, code for वेलाइन. किसके लिए कोड करता है? वेलाइन के लिए. हमेशा याद रखना, हमारा जो बीटा पॉलीपेप्टाइड का चेन है उसके कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड लगे रहते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस पे. और पॉइंट म्यूटेशन जो हमारे हीमोग्लोबिन के चेन में हो रहा है इन द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, वो हो रहा है 6th पोजीशन को लेके. तो बात समझ में आ रही है? 6th पोजीशन पे यहाँ पे क्या कोड है? GAG का कोड है. लेकिन ये GAG के कोड में से क्या प्रॉब्लम हो गया? एक ही जगह रिप्लेस हो गई. किसके साथ? U के साथ. और यहाँ पे जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, अब वो कौन आ गया? वेलाइन आ गया. क्या हो गया? वेलाइन. सो कैसे लिखेंगे बच्चा लोग? ओके, GAG रिप्लेस्ड बाय GUG, ओके. सो ग्लूटामिक एसिड वेलाइन हो गया, ओके. ड्यू टू विच व्हाट इज द प्रॉब्लम? सिकल सेल एनीमिया. Due to which there is a sickle cell anemia takes place. Okay, so change in RBC structure. Okay, this is normal RBC and now it has been turned into the sickle cell RBC. Okay, this is sickle cell anemia. Okay, this is how the RBC look like now. अभी क्या हो जाएगा? जो 100% एक RBC ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी रखता था, अब क्या हो गया? अब मान लो 40% हो गया, 30% हो गया. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है. क्या हो गई है? लिख देते चलो. ओके, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी reduced. क्या हो चुकी है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज गेटिंग reduced. और जब भी सिकल सेल एनीमिया होता है, हाउ वी रिप्रेजेंट द जीन? वी रिप्रेजेंट HbS. ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? HbS के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. बेटा ध्यान रखना हमेशा इस बात को लेके. ओके, इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अगेन, व्हाट इज विच काइंड ऑफ डिसऑर्डर? दिस इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये आपको ध्यान में
रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एंड दिस इज द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया। आई होप यू अंडरस्टूड HbA एंड HbS के बीच में। व्हाट इज द HbA? HbA इट इज ए नॉर्मल जीन फॉर द हीमोग्लोबिन एंड HbS जो होता है दैट इज अ जीन फॉर द अफेक्टेड इंडिविजुअल। ओके, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए यहाँ तक हमारा सिकल सेल एनीमिया जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। बात करते हैं हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया को लेके। ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया अगेन है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 12 अफेक्टेड है। कौन सा अफेक्टेड है? क्रोमोसोम नंबर 12। हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से आपका 12th पोजीशन पे आने वाले क्रोमोसोम में दिक्कत आ गई है। अभी क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। बेटा ध्यान रखना, नीट के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से सीधा सीधा नीट क्वेश्चन आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। नो पॉइंट म्यूटेशन, नो सिकल सेल anemia, everything will be normal. Here what happened because of the mutation? See, समझ लो, मान लो this is a sequence of the DNA. Okay, 3' 5' 3' एंटी पैरेलल नेचर तुमको तो पता ही है। ओके, DNA है। मान लो ये DNA में से जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, मान लो इतना स्ट्रक्चर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द जीन, व्हाट मेकिंग द एंजाइम, क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान देना ठीक से। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, मान लो कौन सा? 12 पोजीशन पे नॉर्मल वाला, जिसमें से इतना सीक्वेंस जो है ना अपने डीएनए का, वो क्या बनाता है? एंजाइम फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब क्या हो गया? इस म्यूटेशन में दिक्कत आ गई, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। अभी ये म्यूटेशन के कारण क्या हो गया? हमारी बॉडी में ये जो एंजाइम चाहिए था, इट इज गेटिंग नॉट सिंथेसाइज्ड। बात समझ में आ रहा है? नाउ इट इज एब्सेंट। अभी पहला देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, फिर देखेंगे कि बिकॉज ऑफ म्यूटेशन क्या रिजल्ट हो रहा है। ओके, सो रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अलानाइन इनटू टायरोसिन, मतलब जो फिनाइल अलानाइन अमीनो एसिड है उसको तोड़ता है किसमें? टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। जरूरी है कन्वर्ट करना, लेकिन अगर मान लो because of mutation this particular sequence got deleted, okay, that particular sequence got deleted, okay, results in no enzyme production. Are you understanding? If no enzyme, who is going to break this phenylalanine into tyrosine? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फिनाइलअलानाइन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, इट विल गेट इंक्रीज्ड। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन? See, it will get converted into the phenyl pyruvic acid, and that acid can lead to our brain damage. I hope the things are getting very clear to you. I am repeating again, chromosome number 12 responsible होता है phenyl alanine hydroxylase enzyme बनाने के लिए। वो एंजाइम अपने बॉडी में phenyl alanine को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। Since there is a mutation, things got deleted from the chromosome number 12. There is no production of the phenyl alanine hydroxylase enzyme. Because of that, the phenylalanine substance get increased in our blood, which can converted into the phenyl pyruvic acid, which leads to the brain damage and the person may leads to the death. Okay, so sickle cell anemia is also easy, then phenylketonuria is also easy. Similarly वो भी तो आसान हो जाएगा। देख लो अभी क्या होने वाला है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, मैंने ऑलरेडी बोला, यहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन होता है। अगेन इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। सडनली सम काइंड ऑफ जीन एक्टिव है, मतलब कुछ ऐसे जीन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन वो सडनली इस तरीके से हो जाते हैं कि देखो फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस टेक्स प्लेस। अब ये जो थिक म्यूकस है ये क्या करता है? सी, थिक म्यूकस का मतलब पहले समझ लो, विस्कोसिटी विल बी हाई। ओके, हाई विस्कोसिटी वाला जो म्यूकस होता है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सी, एक्यूमुलेट इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। एक्यूमुलेट्स इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक लिवर, पैंक्रियाज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लिवर के पास डक्ट होता है, पैंक्रिया के पास डक्ट होता है ना, तो काफ़ी सारी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में अगर म्यूकस जम जाएगा सो सांस लेना दिक्कत हो जाएगा, ऑक्सीजन गैसेज एक्सचेंज वगैरह जो होते हैं वो भी दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा नॉट ओनली दिस मच, सेल टू सेल डिफ्यूजन जो होते हैं, मान लो फ्रॉम दिस सेल द थिंग्स हैज टू मूव फ्रॉम दिस साइड, वो किस लिए होता है?
सोडियम आयन बैलेंस करने के लिए, क्लोराइड आयंस बैलेंस करने के लिए, हमारे बॉडी के जो आयंस होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में बैलेंस होते रहते हैं, डिफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है, और जो एक्सेस रहते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द थिक म्यूकस फॉर्मेशन व्हाट हैपेंस, ये जो बीच में एरिया है ना, दिस विल बी गेटिंग कंप्लीटली filled with the mucus and now there is no possibility that ion can exchange। ऐसे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ रहता है, उनके स्वेट के अंदर सोडियम एंड क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। क्यों? वो बॉडी से ना दे स्टार्ट एलिमिनेटिंग द स्वेट, ओके, मतलब दे स्टार्ट एलिमिनेटिंग द सोडियम आयंस एंड द क्लोराइड आयंस इनटू द स्वेट। तो ये एक सिम्टम्स भी है, बोल सकते हो, ओके। सो आई होप थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, यहाँ पे सीधा ये जो है फिनाइलकीटोन्यूरिया में यहाँ पे सीधा डिलीशन हो गया म्यूटेशन में, है ना, क्रोमोसोम नंबर 12 में दिक्कत आ गई और वहाँ पे तो पूरा का पूरा आपको म्यूकस के कारण दिक्कत आना चालू हो गया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन बींग्स प्रॉब्लम्स। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़े से है ना मैं मल्टीपल एलिलिज्म को लेके 2 एग्जाम्पल्स और देता हूँ और देखते हैं ये सिकल सेल एनीमिया हमको किस तरीके से हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड मोर बेटर वे, ओके। ये सिकल सेल एनीमिया भले एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है लेकिन सब में नहीं होता, मतलब एक्चुअली बात समझने की कोशिश करना ये कैसे बेनिफिशियल भी है, ओके। अगर कुछ चीज़ें होती है तो कभी कभी बोल सकते हैं अच्छे के लिए भी होती है। चलो देखते हैं कैसे, ओके, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपना कुछ मल्टीपल एलिलिज्म वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस को लेके, ओके। सो मल्टीपल एलिलिज्म, ओके, मल्टीपल एलिलिज्म के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मान लो फॉर यू अंडरस्टैंड दैट I0 या फिर I एक कंडीशन होती है, दिस इज अ रिसेसिव वन, ओके, यू नो दिस वन वेरी क्लियरली। I0 सॉरी IA IB दिस इज द डोमिनेंट सिचुएशन, है कि नहीं, दिस आर द डोमिनेंट सिचुएशंस। अभी देखो यहाँ पे दिस आर जीन फॉर द ब्लड ग्रुप, I इज व्हाट, दिस इज अ जीन फॉर द ब्लड ग्रुप, ओके। और हम लोगों ने देखा था 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप, यस और नो, क्या देखा था हम लोगों ने, 4 फिनोटाइप 6 जीनोटाइप। अगर भूल गए हैं तो देख लेना एक बार, IA I0 IA IA IB I0 IB IB, उसके बाद IA IB और उसके बाद देखा था तुम लोगों ने I0 I0। बात समझ में आ रहा है? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप मिल गए। अभी क्या बोल रहा था हम लोग, 4 ब्लड ग्रुप मिलेंगे, कैसे, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, है ना, सॉरी यहाँ पे तो सीधा ये एक ही आ जाएगा, AB ब्लड ग्रुप और यहाँ पे O ब्लड ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी क्या करने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा तुम लोग को आरबीसी के स्ट्रक्चर को लेके बात करते हैं। दिस आर 4 फिनोटाइप्स, ओके, 4 फिनोटाइप्स 6 जीनोटाइप्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड ओवर हियर। अभी क्या करना है, आरबीसी को समझना है, समझो, दिस इज आरबीसी। आरबीसी के ऊपर मैं कंडीशन रखता हूँ, ओके, दिस इज ए ब्लड ग्रुप, ओके। ए जो होगा वो एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा, ठीक है, और बी जो होगा यहाँ पे दैट इज अ एंटीबॉडी बी होगा, मतलब क्या, अपोजिट, ओके। बात समझने की कोशिश करना, एक और बार ट्राई करते हैं। चलो, ये रहा, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। अगर मैं बी ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं तो उसके ऊपर भी 2 सिनारियो देखने मिलेंगे, ओके। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी रहेगा, ओके। सो हियर वी आर राइटिंग एंटीजन बी। लेकिन अगर आरबीसी में, आरबीसी अगर ये बी ब्लड ग्रुप वाले का है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, ए, ओके। सो यहाँ पे लिख देंगे ए एंटीबॉडी। क्यों, अगर ये बंदा इसको देने के लिए जाएगा तो नहीं दे पाएगा, क्यों, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, नोट क्या होता है, एंटीजन प्लस एंटीजन एंड एंटीबॉडी react together, okay, reaction will takes place। इतना सिंपल है, देखो समझना, बात समझ में आ रही है। अगर मैं बना रहा हूं ये वाला ब्लड ग्रुप, ओके, कंडीशन नंबर 3 लेते हैं, दिस इज आरबीसी। आरबीसी के ऊपर यहाँ पे 2 कंडीशन आएगी फिर से, ए एंटीजन, ओके, और इसका बी एंटीजन, क्लियर है।
तो लेकिन एंटीबॉडीज आएंगे नहीं आएंगे। ओके, सो हियर लिखेंगे नो एंटीबॉडीज। अभी बात करते हैं सिमिलरली ओ के लिए, चौथा वाला। ये जो है ब्लड ग्रुप ओ, यहाँ पे सीन देखो क्या है। मान लो यहाँ पे दो चीजें अगेन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे एंटीबॉडीज। ओके, सो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। बात समझ में आ रहा है? तो ओ वाला ब्लड ग्रुप खाली ओ से ही ले सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लेकिन वो दे सकता है सबको। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये जो मैंने चार यहाँ पे फिनोटाइप्स बनाए, दिस इज आरबीसी ब्लड ग्रुप ए, दिस इज आरबीसी ब्लड ग्रुप बी, दिस इज आरबीसी ब्लड ग्रुप ए बी एंड दिस इज द ओ ब्लड ग्रुप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा तुम लोगों को एक और बात बता देता हूँ, RH फैक्टर। RH फैक्टर यानी क्या? आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर हम लोग बोलते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल दोस थिंग्स। ज़्यादा बात करेंगे अभी नहीं, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, दैट इज दैट RH फैक्टर जीन जो होता है दैट इज कॉल्ड डी। ओके, डी जीन इफ प्रेजेंट, if it is present then the person will be showing the positive blood group. okay, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर मान लो इसको ये एब्सेंट है, सो हाउ वी रिप्रेजेंट जीन रिसेसिव, स्मॉल डी से लिखेंगे। ओके, दैट मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट। और तभी क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप सामने वाले का? नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये इतना सिनेरियो तुमको दिमाग में आ चुका है। फाइन, अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग काफ़ी इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है समझना, देख लो। मान लो पेरेंट हैविंग ए ब्लड ग्रुप एंड द बी ब्लड ग्रुप, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स? ओके, सो क्वेश्चन, इफ ए ब्लड ग्रुप फादर, ओके, एंड बी ब्लड ग्रुप मदर, देन what is the possibility of offsprings? ब्लड ग्रुप। अब देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एंड बी ब्लड ग्रुप ऑफ मदर। फिर बोल रहा है कि बच्चों का पॉसिबिलिटी ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। क्वेश्चन को ठीक से देखो, उसने क्या किया है, ना हेट्रोजाइगस कंडीशन मेंशन की है, ना होमोजाइगस कंडीशन मेंशन की है। ए ब्लड ग्रुप की दो पॉसिबिलिटी होती है। कैसे? एक होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एक होता है होमोजाइगस डोमिनेंट। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप की भी दो पॉसिबिलिटी है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड द होमोजाइगस डोमिनेंट। बट क्वेश्चन इज नॉट सेइंग अबाउट दैट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस के बारे में नहीं बोला है। व्हेन देयर इज नथिंग मेंशन, दैट टाइम यू विल टेक ओनली हेट्रोजाइगस कंडीशन। बात समझ में आ रही है? पेरेंट को क्या कंसीडर करोगे? हेट्रोजाइगस इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन। ओके, तो प्लॉट करो, क्या हो जाएगा? आई ए, ठीक है, और मदर को यहाँ पे प्लेस कर दो, आई, सॉरी नॉट हियर, आई बी आई जीरो। ओके, नॉट आई हेट्रोजाइगस। फाइन, तो ये मैंने प्लेस कर दिया। अभी देखो बच्चों की क्या पॉसिबिलिटी है। ये हो गया आई ए आई बी, ओके, ये हो जाएगा आई बी आई जीरो, ये हो जाएगा आई ए आई जीरो, और ये हो जाएगा आई ओ। बात समझ में आ रहा है? मजा आ गया देख के? क्या मजा आ गया? देख लो, बच्चा ए बी भी दे रहा है, फिर क्या पॉसिबिलिटी है? बी ब्लड ग्रुप भी आ जाएगा। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, ए ब्लड ग्रुप आ रहा है और उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप भी आ रहा है। व्हेन पेरेंट इज ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ओके, तभी बच्चों की पॉसिबिलिटी देख लो क्या हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? ऑल पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया इज देयर इफ दे आर हेट्रोजाइगस, है ना? हम लोगों ने क्या पकड़ा? हेट्रोजाइगस कंडीशन पकड़ा। मान लो बता दिया होमोजाइगस, क्या बोल रहा है? फादर, ओके, फादर होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए एंड मदर इज होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी। तभी क्या पॉसिबिलिटी होगी ऑफस्प्रिंग की? देख लो, लगा लो यहाँ पे, है कि नहीं? आई बी, ओके, आई ए,
बात समझ में आ रही है? अब इसको क्रॉस करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा? आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी एंड देन आई ए आई बी विल बी द केस। मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक ही तरीके के ऑफस्प्रिंग बनेंगे। 100% पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है? 100% ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे हर एक की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है? 25%, 25%, 25%, 25%, है ना? और उसके बाद फिर से 25%। बात समझ में आ रहा है? तो क्या तुम इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? बहुत ईजी है। दिस इज हाउ द मल्टीपल एलिलिज्म कैन बी स्टडीड वेरी क्लियरली। आई होप यू अंडरस्टूड RH फैक्टर ऑल्सो। AB पॉजिटिव कैसे होता है, B पॉजिटिव कैसे होता है, A पॉजिटिव कैसे होता है, O पॉजिटिव O नेगेटिव कैसे होता है। जस्ट डिपेंड ऑन द जीन्स। ओके, जीन D रिप्रेजेंट किया जाता है RH फैक्टर के लिए, और ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था रेसस मंकी में। ओके, और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा और ट्विस्ट लाएंगे इसको। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग बात करने वाले किस टॉपिक को लेके? सिकल सेल एनीमिया को लेके। फाइन, आई होप लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया हम लोगों ने हीमोग्लोबिन को लेके बात किया था। ओके, हीमोग्लोबिन को लेके बात किया था। क्या जीन रखा था? HbA, HbA। दिस इज द नॉर्मल, ओके, नॉर्मल जीन्स, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मल एलील्स बोल सकते हो। नेक्स्ट, अफेक्टेड के कैसे होंगे? HbA, HbS। ओके, अफेक्टेड। फाइन, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी होती है ना, HbS, HbS। आई होप डेड पर्सन विल नॉट बी सर्वाइव। एवरीथिंग इज अफेक्टेड। पूरा RBC अफेक्टेड हो गया, पूरा हीमोग्लोबिन अफेक्टेड हो गया, पर्सन की हालत बहुत बेकार चल रही है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये लीथल जीन भी कहते हैं। दिस इज कैन एग्जाम्पल ऑफ लीथल जीन भी, है कि नहीं? होमोजाइगस हो गया ना, होमोजाइगस डोमिनेंट मर जाएगा पूरा का पूरा। ओके, ठीक है, बात करते हैं इसको थोड़ा सा और तरीके से। मान लो ओके, छोड़ो, इससे अच्छा तुमको सिखाता हूं, बहुत इजी तरीके से लेंगे। सी, फादर इज सिकल सेल एनीमिया, फादर इज सिकल सेल एनीमिया, मदर इज नॉर्मल। क्या मानेंगे? मदर इज नॉर्मल। और इनके बच्चों का क्या होगा? देन व्हाट इज द चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी अफेक्टेड? बात समझ में आ रही है? अफेक्टेड। तो कैसे प्लॉट कर सकते हो? दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक पेडिग्री एनालिसिस से सॉल्व करते हैं और एक सीधा प्यूनेट स्क्वायर से ट्राई करते हैं। तो पहला प्यूनेट स्क्वायर आप लोगों ने सीख लिया है, तो उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? फादर इज सिकल सेल एनीमिया, फादर की क्रोमोसोम XY कंडीशन होती है और इट इज अ X शेप। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉट, फाइन, एंड मदर इज नॉर्मल, कंसिडर करते हैं XX। तो चलो प्लॉट करते हैं फटाफट। XY XX, फादर का अफेक्टेड दिखाएंगे, डॉट दिखाएंगे। ओके, अफेक्टेड, एंड दिस इज नॉर्मल। अभी देख लो, X डॉट X X Y, यहाँ पे क्या हो जाएगा? X डॉट X X Y। मदर जो है, सी, सन्स नॉर्मल, लेकिन मदर क्या है? सॉरी, डॉटर्स क्या है? कैरियर्स। डॉटर्स क्या है? कैरियर्स। दूसरा तरीका है इसको सीखने का, देख लो, सी, X डॉट X, दो X क्रोमोसोम्स है, हमारे पास तो खाली एक ही X है, इसलिए हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। फाइन। दूसरा तरीका है मेल एंड बीच में बॉन्ड फीमेल। बात समझ में आ रहा है? इट इज अ मेल और ये हो जाएगी मदर। मेल अफेक्टेड है, ओके, मेल के लिए हम लोग रखेंगे HbS, फाइन, और फीमेल की कंडीशन रखेंगे HbA। अभी इनके बच्चे हैं, मान लो एक डॉटर और एक सन, इनके बच्चे हैं डॉटर एंड सन। दिस इज हाउ द फैमिली विल बी रिप्रेजेंटेड इन द पेडिग्री एनालिसिस। पढ़ेंगे यही वाले चैप्टर को लेके। अभी देख लो, फादर ने दिया हमेशा HbS, इसको भी HbS ही देगा, ठीक है नहीं? लेकिन मदर क्या देती है? नॉर्मल HbA,
और ये भी HBA। तो चांसेस क्या हो गए, फादर अफेक्टेड, खत्म बात, क्या हो गया, अफेक्टेड हो गई ना, सी अफेक्टेड, और यहाँ पे अगेन अफेक्टेड, बात समझ में आ रही है। लेकिन सी इन द सिकल सेल एनीमिया कैरियर वाला केस नहीं होता है, सो कैरियर वाला केस नहीं होगा, इट विल बी अगेन अफेक्टेड, लेकिन कैसे, सी लेकिन क्या होगा इसमें सिनेरियो, HBS 50% अफेक्टेड, क्या बोल सकते हो 50% अफेक्टेड, ओके दोनों के लिए। अगर मान लो अगर ये ऐसा सिनेरियो होता HBS वाला, तो क्या हो जाता, हो सकता है मदर ने इंस्टेड ऑफ गिविंग द HBA शी हैज गिवन HBS, तो इसका पूरा शेडिंग दिखा सकते हैं। अगर ये 50% है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन ये कैरियर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। आई होप थिंग्स आर वेरी गेटिंग क्लियर टू यू, ओके। यहाँ पे देखो ये पॉसिबिलिटी है ना, मर जाएंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, मदर ने HBA दिया था, लेकिन ऐसा हो सकता है ना HBS मिले, तो अगेन 100% चांस दे विल गेट अफेक्टेड एंड दे विल गेट डाई, ओके 100% चांस बढ़ जाएगा, दोनों का भी, मेल हो या फीमेल हो। मतलब सी नोट करने वाली क्या बात है, नोट मेल एंड फीमेल, ओके, चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड इज इक्वल, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की पॉसिबिलिटी अफेक्ट होने की सिमिलर रहेगी। लेकिन मान लो HBA एंड HBS वाली जो कंडीशन होती है, दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर अफ्रीकन पीपल, ओके। अफ्रीकन पीपल वाले खुश रहते हैं यहाँ पे, क्यों मालूम है, अगर वो लोग के खून में सिकल सेल एनीमिया हुआ, सो पर्सन इज नॉट कंप्लीटली अफेक्टेड, पर्सन इज पार्शियली अफेक्टेड बोल सकते हो, 50% अफेक्टेड। तो ये सिनेरियो में क्या है, दे गेट रेजिस्टेंस टू प्लाज्मोडियम मलेरिया, ओके। किससे प्रॉब्लम से बच जाएंगे वो लोग, प्लाज्मोडियम मलेरिया, फिर सीधा ऐसा बोलो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये सबसे बेस्ट है, ओके। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से वो लोग बच सकते हैं, मतलब मलेरिया वाली सिनेरियो उनमें नहीं होगी। मान लो HBA है, ओके, ये जो केस है 100% चांसेस गेटिंग अफेक्टेड, बात क्लियर हो रही है। देखो जितना नॉर्मल खून रहेगा, जितना अच्छा ब्लड रहेगा, मलेरिया होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी पर्सन इज 50% अफेक्टेड, क्लियर हो रहा है। और तीसरा जो सिनेरियो है वो तो वैसे भी मरने वाला है, राइट, वो तो ऐसे भी डेड है, मलेरिया होने के चांसेस तो छोड़ ही दो, ऑलरेडी लीथल जीन है, मर जाएगा, ओके। आई होप दिस ऑल एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म्स के एंड ये जो हीमोग्लोबिन, मतलब ये जो सिकल सेल एनीमिया के बारे में जितना बताया आप लोगों को क्लियर हो रहा है। फाइन, मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लो। साला गड़बड़ हो गया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करना है।